चल रहे साथियों, जय जनवाद। प्रतापगढ़ में हैं और 23 तारीख तक प्रतापगढ़ में ही रहना है और प्रयास है कि रणधीर सिंह चौहान जी प्रधान जी की जो हत्या हुई है उसमें CBCID जांच का आदेश हो जाए। इसलिए 23 तारीख को बड़ी संख्या में प्रतापगढ़ के लोग और जनवादी इकट्ठा हों, ये प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इसी बीच एक दो दिन के घटनाक्रम को लेकर मुझे लगा कि आप सबसे बात करनी चाहिए। साथियों, सत्ता और पूंजी का संबंध जितना आपको दिखाई पड़ता है उससे कहीं अधिक गहरा होता है। और एक बात तो भारतीय राजनीति में यह तय है कि सबसे प्रभावशाली प्रचार वह नहीं होता है जो झूठ बोलता है, बल्कि सबसे प्रभावशाली प्रचार वह होता है जो अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करे। क्योंकि अधूरा सत्य मनुष्य को भ्रमित करता है और भ्रमित समाज स्वयं अपने सत्य के निष्कर्ष से दूर हो जाता है। और इतिहास भी इस बात का गवाह है। इतिहास भी यह बताता है कि समाज, साम्राज्य तलवारों से कम और कथाओं से अधिक स्थापित होता है। जिसने कथा पर नियंत्रण कर लिया उस समाज ने पीढ़ियों की स्मृति पर भी नियंत्रण कर लिया। इसलिए आपका राजनीति में सबसे बड़ा संघर्ष सीमाओं का नहीं बल्कि नैरेटिव का है। साथियों, मेरे बारे में एक लंबे दौर से समाज में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और उस नैरेटिव को तैयार करने में एक बड़ा तंत्र लगा है कि जनवादी पार्टी 20 सालों में अभी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। संजय चौहान के तमाम व्यक्तित्व पर मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं और ये क्रम 2012 से शुरू हुआ। जो लोग हमारे पुराने साथी हैं, जो जनवादी के निर्माण काल से ही हमारे साथ हैं और आज भी हैं, और समाज भी उस बात को बहुत मजबूती से देखा कि जब तक नेता की बात कार्यकर्ता अक्षरशः मानते रहे, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता था, तब तक जनवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति से लगातार खड़ी होती गई। और 2012 तक आते आते
पूर्वांचल की छोटी पार्टियों में सबसे मजबूत दल के रूप में जनवादी पार्टी स्थापित हो गई थी। मऊ जैसे जिला में अपने दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था और जनवादी से बने पूर्व के जितने छोटे दल थे, ओम प्रकाश राजभर हमसे 5 साल पहले दल बनाए थे, सोनेलाल पटेल हमसे 15 साल पहले दल बनाए थे, 20 साल पहले दल बनाए थे। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय पार्टी किसी छोटी पार्टी से गठबंधन की तो वो जनवादी पार्टी से। और जैसे ही 2012 का चुनाव बीता, चूंकि भाजपा हमारी कार्यशैली को देखी और भाजपा एक लंबे दौर से हमारे समाज के वोट बैंक पर मजबूती से काम कर रही थी, मेरे काम करने की शैली को देखा, मेरे विचार को देखा, मेरे मन को पढ़ा, तो बीजेपी के लोग उसी समय तय कर लिए थे कि अगर संजय चौहान इसी तरह चलते रहे तो निश्चित तौर पर यह कौम और पिछड़ा समाज एक बड़ी मजबूती से जनवादी के साथ खड़ा हो जाएगा। और अगर चौहान समाज जनवादी के साथ खड़ा हो गया तो पिछड़े समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक जनवादी के साथ खड़ा हो जाएगा। फिर भाजपा को सत्ता में आने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, हमारे पार्टी के दूसरी लाइन के नेता थे, गठबंधन के बाद मुझसे कम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से ज्यादा ज्ञान लेने लगे। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान जनवादी को 10 रुपए की मदद की थी, वो हमारे नेताओं को अपने कार्यालय में बैठा करके हजार रुपया बताने लगे। और यह सही है कि जब कोई भी कौम और उस कौम के लीडर अपने नेता से ज्यादा दूसरे जमात के नेताओं की बातों पर भरोसा करने लगेंगे तो उस समाज को गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता, उस समाज के राजनीतिक अभियान को कमजोर होने से कोई रोक नहीं सकता। और तब से लगातार मेरे खिलाफ तमाम सारा नरेटिव गढ़ा जा रहा है, लेकिन साथियों, मेरे मन मस्तिष्क और मेरे मिजाज में तमाम सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक चीज़ हमेशा मेरे मन और मस्तिष्क में बैठी रही, और वो लोगों ने एहसास भी किया होगा कि मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि मैं समाज में कितना प्रभावशाली हूँ, इससे ज़्यादा मैं कितना उत्तरदायी हूँ, इस पर हमने ध्यान दिया है। मैंने प्रयास किया है सफल होने से ज़्यादा सत्यनिष्ठ होने का प्रयास किया है। और मेरे मन मस्तिष्क में कभी दल और पार्टी और समाज के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रही, कभी मन मस्तिष्क में कभी कोई चोट पैदा नहीं हुआ। वरना जो लोग जिस तरह की बात मेरे खिलाफ बोलते हैं, शायद मैं भी वही कर रहा होता जैसे वो कह रहे हैं। साथियों, आज हमारे साथ साथ समाज को भी आत्म परीक्षण की आवश्यकता है। हम सही तथ्य चाहते हैं या अपनी मान्यता की पुष्टि करना चाहते हैं? राजनीतिक विमर्श पैदा करना चाहते हैं या सिर्फ समर्थन? यथार्थ चाहते हैं कि वायरल सामग्री?
साथियों, आज प्रश्न यह नहीं है कि समाचार सही है या गलत। वास्तविक प्रश्न तो यह है कि समाचारों के चयन का अधिकार किसके पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं बिकता? क्या समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं बिकता? क्या 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट नहीं बिके? भाजपा के टिकट नहीं बिके? लेकिन ये समाचार पत्र उनकी बात नहीं उठा सकते। और मैंने तो टिकट बिक्री की बात ही नहीं की। मेरे पास तो हमारे प्रदेश सचिव डॉक्टर उमेश चौहान जी कहते हैं कि सर, एक व्यक्ति है जो चाहता है जनवादी पार्टी से जुड़ करके जनवादी पार्टी की मदद करना। वो चाहता है कि जनवादी पार्टी मजबूत हो। और कई बार उसने टेलीफोन किया कि मेरी संजय चौहान से मुलाकात करा दीजिए। तो मैंने उससे मिला और मैंने उससे यही कहा कि हमारी 14 सितंबर को रैली है, आप हमारी रैली को सफल बनाने में मदद करो। और हमारी रैली बनारस की सफल होगी तो हमारा जो मकसद है कि पूर्वांचल की सभी सीटों पे चुनाव लड़ाना, वो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और मजबूती से हम उस स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पार्टी खड़ी हो जाएगी और जब पार्टी खड़ी होगी, पार्टी मजबूत होगी, तो आपका भी जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए, आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हम किसी से धन की मांग कर रहे हैं, हम किसी से सहयोग मांग रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या अपराध है? कभी फेसबुक और व्हाट्सएप पर वो जयचंद और गुलाम मानसिकता के लोग जो अपने आका और अपने पार्टी में अपने नेता की नजर में अच्छे बन सके और अच्छे बनने के चक्कर में अपने समाज के नेता को जो लोग गाली दे रहे हैं, उटपटांग बोल रहे हैं, वे लोग कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा कि अभी हमारी 1 मार्च को गाजीपुर में रैली, 24 मई को आजमगढ़ में रैली, उन रैलियों के टेंट और लाउडर को लेकर के जनवादी के लोग कितना परेशान हैं। और जो व्यवस्थापक रहे हैं उन कार्यक्रमों के, 1 मार्च के कार्यक्रम का जो व्यवस्थापक रहा है बच्चा, उससे आप जाकर के पूछो कि अभी टेंट का पैसा बकाया है कि नहीं है। आजमगढ़ में टेंट का पैसा अभी भी बकाया है, जिसके लिए हमारा जिला अध्यक्ष उल्टी सीधी बातें टेंट वाले की सुन रहा है। साथियों, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। ये जो कुछ भी आपने टीवी पर देखा, न्यूज में देखा, ये उन दलों की बात देखा जो दल अपने अपने समाज को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक गुलबंदी खड़ा करके सपा और भाजपा के सामने चुनौती बन रहे हैं। क्योंकि इन्हीं समाजों का वोट लेकर के भाजपा और सपा सत्ता में बने रहना चाहते हैं, भाजपा सत्ता में बना रहना चाहती है, और इन्हीं वर्गों का वोट लेकर के, इन्हीं समाजों का वोट लेकर के सपा सत्ता में आना चाहती है। तो बदनाम करने का प्रयास भी इन्हीं को हो रहा है, इन्हीं को किया जा रहा है, क्योंकि ये उस समाज से आते हैं, ये उस वर्ग से आते हैं जो गरीब है, गुरबा है, असंगठित है, जो सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं।
मैं तो सत्ता में भी नहीं हूं, सरकार में भी नहीं हूं। फिर कैसे दल चल रहा है? कैसे गाड़ियों में डीजल भर डाला जा रहा है? इस तरफ कोई सोचने का भी काम नहीं करता। साथियों, राजनीतिक सत्ता कानून बनाती है और आर्थिक सत्ता बाजार को नियंत्रित करती है, लेकिन सूचना की सत्ता मनुष्य की चेतना को नियंत्रित करती है। और जिस समाज की चेतना नियंत्रित हो जाए, उसे नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जितना बड़ा वोट बैंक है हमारे कम्युनिटी का, वो सब लोग खड़ा होकर के जनवादी के नेतृत्व में सत्ता की चूल हिलाते हैं, और जो लोग सत्ता पर बैठे हैं उन्हें पकड़ करके खींच के नीचे गिरा करके खुद सत्ता पर बैठ सकते हैं। उस समाज के कुछ नौजवानों के दिमाग को दूसरे दल और पार्टी वाले नियंत्रित करके जनवादी के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं, और वे खुद गुलाम बने हुए हैं और चाहते हैं कि समाज भी गुलाम बना रहे। साथियों, एक बात तो तय है, और मैंने हमेशा इस चीज का ध्यान रखा है और अपने जीवन को उसी रूप में ढाला है। सियासत मेरे लिए सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि विश्वास, निष्ठा और उत्तरदायित्व का विस्तार है। मैं समाज को सीढ़ी बनाकर नहीं, बल्कि वफादारी का जीवन में आधार बनाकर चलना चाहता हूं। मैंने समाज को कभी सीढ़ी की तरफ प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया है, और कभी मन में भी इस तरह की बात आई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग दूसरे दल और पार्टी का झंडा ढो रहे हैं और समाज की सीढ़ी बनाकर कुछ थोड़ा बहुत राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे उसे सीख दे रहे हैं जो समाज के कायद को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। वे उसको ज्ञान दे रहे हैं जो समाज को राजनीतिक हिस्सेदार और भागीदार की तरह इस सियासत में खड़ा करना चाहता है, जो किसी के इकबाल के नीचे नहीं, बल्कि समाज के इकबाल को स्वयं बुलंद करना चाहता है। साथियों, मैं अपने समाज के लोगों से, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों के साथ इतिहास लिखना पसंद करता हूं जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ निभाया है, न कि उन लोगों की तरह जो केवल सही समय में और अनुकूल परिस्थितियों में मेरे साथ रहे। इसमें कोई डाउट नहीं कि आज जो भी हमारे साथ है, वह 24 कैरेट का सोना है। और आज इन परिस्थितियों में जिसने जनवादी के झंडे को अपने कंधे पर रख करके समाज के इकबाल को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वे सब हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथी मेरे लिए आदर्श भी हैं और समाज के लिए नजीर भी हैं, और उन लोगों के गाल पर तमाचा भी हैं जो सियासत अपने भोग और अपने विलास की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, समाज की समृद्धि के लिए नहीं। साथियों,
भीड़ जुटाना अलग बात है, लेकिन विश्वास का कारवा बनाना मुश्किल काम है। अब तो मेरे राजनीतिक जीवन में पहला और अंतिम सिद्धांत यह है कि जो निष्ठा में अपना नहीं है वो सियासत में भी मेरा साथी नहीं रहेगा, वो सियासत में भी मेरा साथी नहीं हो सकता। वह चाहे किसी भी जात और किसी भी वर्ग, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति। 2022 के बाद यह बात मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। पद बदलते रहते हैं, समीकरण भी बदलते रहते हैं, लेकिन वफादारी और आत्मीयता और खड़े रिश्ते कभी नहीं बदलते। और आज वही साथी हमारे साथ है। आज जो मेरे साथ कार्यकर्ता हैं, आज जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो बहुत वफादार और बहुत हिम्मती लोग हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि इन्हीं लोगों की बुनियाद पर 2027 में वह सब कुछ होगा जिसकी परिकल्पना और जिसकी आशा समाज रखता है। साथियों, याद रखिएगा, मैं सियासत में रिश्ते निभाना जानता हूं और रिश्तों में सिद्धांत। मेरे लिए भीड़ से बड़ा अपना वफादार साथी है और सत्ता से बड़ा विश्वास। बार बार समाज में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है मेरे 2022 के चुनाव को लेकर कि हसीब खान को पार्टी से चुनाव लड़ा दिया गया। और जो जयचंद मेरे साथ थे वो भी दूसरी टोली में जाकर के यह बात समाज को गुमराह करने के लिए बार बार उठाते हैं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि हसीब खान जनवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष था और जब हम गर्दिश के दौर में थे तो पार्टी पर साधन से लेकर के संसाधन तक, लखनऊ की रैली से लेकर के तमाम सारे जिलों के छोटे मोटे कार्यक्रमों में उसने हर वो मदद की जो पार्टी के लिए जरूरत थी। तो पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता के नाते हुए मैंने उसे टिकट दिया। और आगे भी मैं कहता हूं कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होगा, वो जनवादी में ईमानदारी से काम करेगा तो उसे सम्मान मिलेगा और उसे टिकट में भागीदारी भी मिलेगी, हिस्सेदारी भी मिलेगी। ये दल है, पार्टी है, सारे जमात के लोगों को ले चलने का मादा जनवादी रखते हैं और जनवादी के सिद्धांत में हाँ, मैंने पार्टी के कार्यकर्ता से इतर होकर के कोई चुनाव के दौरान 5 दिनों में दल ज्वाइन करता और उसको टिकट मिल जाता तो लोग मुझे दोष देते, तो मैं उस दोष को स्वीकार करता। जो कार्यकर्ता है साथियों, सियासत में जो अपना है लेकिन दुश्मनों की टोली में खड़ा होकर के जनवादी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वह मेरे लिए उसी तरह का दुश्मन है
जिस तरह के सपा और बसपा और भाजपा के लोग हैं, मैं उसके साथ वही व्यवहार करूंगा जो दुश्मनों के साथ होता है। और वह चाहे किसी भी जात और वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वह जनवादी के साथ खड़ा है और जनवादी के झंडे के इकबाल के साथ खड़ा है और अपने कंधे पर जनवादी के झंडे को लेकर के चल रहा है, वह मेरे लिए अपना है और मैं उसके साथ अपने जैसा और सगे जैसा ही व्यवहार करूंगा, चाहे वो किसी भी जात और किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। क्योंकि मैं पार्टी चलाता हूं, मैं कोई जाति संगठन नहीं चलाता। इसलिए अब तो मेरा ये नारा है कि जो मेरा सगा नहीं है वह सियासत में भी मेरे लिए मेरा साथी नहीं हो सकता। जो जनवादी नहीं है वो मेरा साथी भी नहीं है। जो जनवादी है वो चाहे वो किसी भी जात धर्म का व्यक्ति है, वो मेरा अपना है, वो मेरा साथी है और उसके लिए उसके का जो हक बनता है जनवादी में, उसे वो मिलेगा और उसे वह दिया जाएगा। साथियों, बहुत सारी चीजें और अफवाहें मेरे खिलाफ उड़ाई जाती हैं साथियों। लेकिन एक बात मैं जनवादियों आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय जनवादी को जहाँ आप चाहते हैं वहाँ खड़ा करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है और मैं तो मदद मांग रहा हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मेरे बस में होता और मेरा बस चले तो मैं बैंक भी लूट लूं जनवादी को आगे बढ़ाने की, चाहे उसके लिए मुझे जेल ही क्यों जाना। मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं। और जो चीजें भी आपको सोशल मीडिया पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखा, उसमें मेरा नाम कहीं से जोड़े जाने की स्थिति में नहीं था। नहीं मैं अन्य लोगों की तरह टिकट की सौदेबाजी कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी सपा और भाजपा मुझे क्यों छोड़े बदनाम करने में। इसलिए लोगों ने सोचा होगा कि भले कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसका भी नाम दो और उसको भी बदनाम करने का प्रयास करो। और अंत में मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगा जो अपनी छोटी छोटी दुकान बना करके सपा बसपा और भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि संजय चौहान से लड़ रहे हैं और मुझसे लड़ने के लिए दल बना रहे हैं। समाज के लोगों, इस पर आपको भी गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन आपके लिए लड़ रहा है और कौन आपके भाई से लड़ रहा है। कौन व्यक्ति सपा बसपा भाजपा से लड़ रहा है और कौन लोग समाज में दल बना करके डॉक्टर संजय सिंह चौहान से लड़ रहे हैं। यह स्पष्ट है, समाज का हर नौजवान जानता है, हर व्यक्ति जानता है। यह अंतर साफ है और मैं अपने समाज के सभी नौजवानों और बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा, प्रबुद्ध जनों से कहना चाहूँगा कि साथियों, 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 का चुनाव इस देश का अंतिम चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के नाम पर भी 2027 का चुनाव या उत्तर प्रदेश का अंतिम चुनाव है। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उत्तर प्रदेश का अस्तित्व ही नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश 4 भागों में बढ़ जाएगा, छोटी छोटी विधानसभाएं हो जाए। 2027 में अपनी बुनियाद बनाने में नाकाम रहे तो 2029 में तुम सत्ता में आने में भी नाकामयाब हो जाओगे। इसलिए तमाम सारी बातों को, सियासत के हर दाव पेच को, कंफ्यूजन को, करप्शन को और कन्वेंस को, कन्वेंस, कंफ्यूज, करप्ट, जो राजनीति के ये 3C के सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर कोई भी दल और कोई भी पार्टी किसी दल और किसी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया। ये सब समाज को कंफ्यूज करने का प्रयास किया, करने का एक नमूना है, ताकि समाज के लोगों की आस्था अपने नेता पर कमजोर हो, और जब नेता पर आस्था कमजोर हो जाएगी तो संगठन अपने आप कमजोर हो जाएगा, पार्टी अपने आप कमजोर हो जाएगी, ताकि आप उनके लंबे दौर तक गुलाम बने रहो और उन्हें वोट देकर के उन्हें राजा बनाते रहो, और तुम्हारे बच्चे लात खाते रहें, तुम्हारे बच्चों की हत्याएं होती रहे, और हत्यारे हत्या करके भी मौज करते रहें, और तुम न्याय के लिए भीख मांगते रहो, तुम्हारी बात को कोई सुनने वाला भी ना हो। साथियों, अंत में एक बात मैं जरूर कहूंगा, और मैं उन सब के लिए कहता हूं कि एक बात ध्यान से सुन लो। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उनका रथ आज भी भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं। समझा? दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनवादी की जो स्थिति 2022 में थी, जब मेरे पास बहुत सारे साधन भी थे, पैसा भी था, उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में आज है जनवादी पार्टी। न मेरे पास पैसा है, न मेरे पास साधन है, न 2022 की अपेक्षा मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो समाज के नंबरदार बने हुआ करते थे, जनवादी पार्टी के नंबरदार हुआ करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस गति से जनवादी पार्टी के साथ समाज खड़ा हो रहा है, और जिस शुद्ध मानसिकता से, स्वच्छ मानसिकता से समाज का नौजवान जनवादी के साथ खड़ा हो रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि जनवादी समाज की राजनीतिक इकबाल को बुलंद करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उनकी ईमानदारी का इनाम भगवान भी पीछे खड़ा होकर के दे रहा है। मेरे गाड़ी में डीजल कैसे पड़ेगा इसकी भी गारंटी नहीं रहती, लेकिन मैं 2022 से भी ज्यादा तेज गति से चल रहा हूं। बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन जनवादी बहुत मजबूती से खड़ी हो रही है। और जो मेरा लक्ष्य है 200 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ाना, वह लक्ष्य के मैं बहुत करीब हूं। और जिस 14 सितंबर की रैली का जिक्र हो रहा है बनारस की, इस फकीरी में भी वह रैली बनारस की धरती पर ऐतिहासिक होगी। और उस दिन भाजपा के बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता को भी पता चल जाएगा कि अब यह चौहान समाज उसका ललुआ वोटर नहीं है,
बल्कि आज वह अपने दल और अपने पार्टी और अपने कायद के खड़ा होकर के अपने इकबाल को बुलंद करने के लिए चल पड़ा है। और बनारस के मंच से मैं 100 विधानसभा की सीटों के कैंडिडेटों को उसी मंच से उनका सम्मान करके फील्ड में भेजूंगा और जनवादी पार्टी मजबूती से पूर्वांचल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला वे लोग करें जो लोग हमारे समाज के वोटों पर आज तक राज किए हैं, जो लोग हमारे समाज के वोटों को लेने के लिए गिरदृष्टि लगाए हुए हैं। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कई लोगों ने कहा मुझसे, कुछ लोगों ने फ़ोन पर कहा, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि संजय चौहान को आकर के सफाई देनी चाहिए। अरे सफाई तो तब मैं देता जब मैं गलती किया हूँ। सफाई गलत आदमी देता है, जो गलत होता है वही सफाई देता है। मैं कौन सा अपराध किया? ये तो आज मैं फेसबुक पर लाइव कार्यक्रम में इसलिए आया कि अपने लोगों से परिचर्चा करना जरूरी हो गया था। और साथियों, मैं कल इलाहाबाद गया था और आप सुनेंगे इलाहाबाद का कांड तो सर माथे पर रख लेंगे कि इतना भी दबाया और सताया मेरा समाज है। इलाहाबाद के जिस देवघाट गांव में मैं गया हुआ था, वहां की जमीनें कई करोड़ रुपए बिके हैं और गांव का कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कार्यालय का मुंह नहीं देखा और लगभग 80 बीघा जमीन भूमाफिया फर्जी रजिस्ट्री करके बेच रहा है। एक औरत तो ऐसी मिली मुझे, बोली मेरे ससुर 2001 में मर गए और मेरी 42 बीघे जमीन 2003 में वो फर्जी रजिस्ट्री करा लिया और कह रहा है कि 2003 में रजिस्ट्री की है। जो व्यक्ति 2001 में मर गया उसके नाम से वह व्यक्ति 2003 में अपनी रजिस्ट्री कर रहा है जमीन 42 बीघा, और वह 42 बीघा जमीन कब्जा करके काफी जमीनें बेच भी दिया भूमाफिया। और हमारे लोग इसलिए उस जमीनों पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे लोग ये मान लिए हैं कि जमीन से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी है। जमीन नहीं भी रहेगी तो हम कुछ भी करके रोजी रोटी करके हम खा पी करके जिंदा तो रह लेंगे, वहां जाएंगे तो गोली मार देगा। और यही हुआ। जिस विनोद सिंह नाम के बच्चे को गोली मारी गई, उसके पिताजी और उसके दादा नैनी जेल में आजीवन कारावास काट रहे थे और उसके दादा जेल में ही मर गए और उसकी 1.25 बीघे जमीन फर्जी रजिस्ट्री करा लिया। और उसके बाद जब जेल काट करके आए, अपने जमीन पर गए, तो वो माफिया कह रहा है कि आपके पिताजी ने वो जमीन हमको रजिस्ट्री कर दिया है। जो व्यक्ति जेल में हो और जो व्यक्ति जेल में रहते हुए मर गया, वो कैसे आकर के रजिस्ट्री ऑफिस में उसको रजिस्ट्री कर दिया। और उस व्यक्ति का पोता जब जमीन पे कब्जा करने के लिए जाता है, बोलता है ये मेरी जमीन है, वह जमीन पे खड़ा होता है तो उसको गोली मार दी जाती है। और ऐसे ही वहां कुल मिलाकर के 80 बीघे से ज्यादा जमीन हमारे समाज के लोगों की कब्जा किया हुआ है, जहां 1 बीघे की कीमत 4-4, 5-5 करोड़ बीघा जमीन बिक रही है। मैं सुना, वहां देख करके मुझे आश्चर्य हो गया। मैंने कहा सारे लोग लिस्ट बनाओ और 1 जून को जिला कलेक्ट्रेट में बैठेंगे और डीएम से बात करेंगे कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भूमाफियागिरी की को खत्म करने की बात कर रही है, जो सरकार कह रही है कि हमने अतीक को जमीन में दफना दिया, उस अतीक के गुर्गे आज भी चौहानों की जमीन हड़प रहे हैं। उन्हें भूमाफिया अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया और उनकी जमीन कैसे वापस मिलेगी? इन पर कब्जा कर लिया है। तो 1 जून को इलाहाबाद में भी कलेक्ट्रेट में धरना है इस बात को लेकर के, और वहां भी उन सब लोगों को इंसाफ, उन लोगों की वापस जमीन दिलाने के लिए प्रयास करना है। हम लोग दबे हुए, सताए हुए, जहां जहां हमारे लोग पीड़ित हैं, जहां जहां हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं,
उन्हें न्याय मिल सके, उन्हें उनका हक मिल सके, उनकी पार्टी और उनका इकबाल बुलंद हो सके, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वही समाज के कुछ चंद जयचंद लोग चंदवादी को कैसे कमजोर कर सके, ऐसे प्रयास में लगे हुए। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि समाज उन सब लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहूँगा कि साथियों, जनवादी के साथ हर व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज बनाने के लिए दल के साथ खड़े हैं, देश बनाने के लिए दल के साथ खड़े हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जनवादी के साथ काम कर रहे हैं जिनके अपने निजी स्वार्थ भी हैं, जिन्हें 2027 में विधायक बनना है, जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिन्हें सदन में जीत करके बैठना ही है। तो ऐसे लोगों का तो पार्टी में आना जाना लगा रहेगा जो अपने स्वार्थों की राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे जनवादी में अभी भी लोग होंगे, हो सकता है कल जनवादी में वो न दिखाई दे, कोई और उन्हें विधायक बनाने का भरोसा दे दिया, आश्वासन दे दिया, तो उनके साथ खड़े नजर आएंगे। और जब उन दलों में जाएंगे तो गरियाएंगे किसको? वो थोड़े कहेंगे कि मैं अपने स्वार्थों की राजनीति कर रहा हूं और मैं अपने स्वार्थ के लिए विधायक बनने के लिए इस दल में आया। वो तो मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मेरे चरित्र और चिंतन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि मैं उनकी इन कमियों से, उन कमियों से मैं पार्टी छोड़ा और मैं फलाना पार्टी में। तो विचार तो आपको करना है कि नेता की पर निष्ठा को अपने मजबूत बनाए रखना है या उन लोगों की बातों में आना है जो लोग अपने हितों और अपने को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं, जिनका मकसद समाज और देश बनाना नहीं है। तो मैं साथियों बहुत ज़्यादा न कहते हुए अपने जनवादी के सभी साथियों से कहूँगा कि 23 जून को आप सब लोग भी प्रतापगढ़ आइए और जो हो सकता है इस आंदोलन में आप लोग भी मदद करिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रतापगढ़ का समाज अब पूरी तरह से उस परिवार के साथ है और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है। और एक चीज मैं अपने नौजवानों से कहूँगा साथियों कि यदि आप लोमड़ी से धर्म सीखेंगे तो धीरे धीरे आपकी आस्था इस बात पर गहरी होती जाएगी कि मुर्गियां चुराना भी एक नेकी का काम है। यदि समाज के नौजवानों को राजनीतिक ज्ञान सपा, भाजपा और बसपा में काम करने वाले नेताओं से लेना है और उनसे लेंगे और उनकी बातों को सुन करके यह तय करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब तो आप कभी भी जनवादी के इकबाल को बुलंद नहीं कर पाएंगे। जो जनवादी है, जो जनवादी के साथ है, वही समाज के साथ है। और जो सपा, बसपा और भाजपा के साथ है वह आपके खिलाफ है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा और नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें आपसे करने का मौका मिला और मैं इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए साथियों एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि यह राजनीतिक यहूदीकरण का दौर है और जो दिख रहा है उसके पीछे की साजिश को आपको बड़ी तीक्ष्णता से समझना पड़ेगा। जो दिख रहा है वह कुछ नहीं है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसके पीछे की साजिश क्या है, उस पर आपको चिंतन करने की जरूरत है। और जब उस तरफ देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप भ्रमित नहीं होंगे। अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़ा होकर के अपने नेता को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास और मजबूती से आगे करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ